डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। आज हम शुरू कर लेते हैं अपने 9th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। तो बेटा इसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो बेटा याद रख ले, जब भी ये लफ्ज मैट्रिक्स आपके सामने आ जाता है, जब भी ये लफ्ज मैट्रिक्स आपके सामने आ जाता है तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का लफ्ज आपके जहन में आना चाहिए। क्योंकि मैट्रिक्स कहते हैं अरेंजमेंट को। ये मैट्रिक्स का जो वर्ड है ना बेटा, ये अरेंजमेंट से निकला हुआ है। और मैट्रिक्स के केस में अरेंजमेंट दो तरह के होते हैं बेटा। या तो ये स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, या तो ये स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, या तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो बेटा जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूं, जरा गौर कर ले। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास स्क्वायर अरेंजमेंट है। इसी तरफ बेटा देखिए, यहां पे मैं एक मिसाल दे रहा हूं। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ये मेरे पास स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स, और ये मेरे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ डॉट्स। ख्याल रखना है। लेकिन मैट्रिसेस के केस में बेटा हमारे पास डॉट्स नहीं होंगे। मैट्रिसेस के केस में हमारे पास अरेंजमेंट होगी या नंबर्स की, या तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। ख्याल रखना है। तो मैं मैट्रिसेस का डिफिनीशन आपके सामने लिख रहा हूं। द स्क्वायर आर rectangular arrangements of numbers are algebraic expressions enclosed within a bracket। और मैट्रिसेस के केस में याद रख ले बेटा, हम ब्रैकेट दो तरह के यूज कर लेते हैं। आइदर वी यूज दिस ब्रैकेट, or we use this bracket। form matrix। तो बेटा ख्याल रखना है, डिफिनीशन हमारे पास क्या है? द स्क्वायर आर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेटा हमारे पास डॉट्स की जगह क्या होंगे? इन डॉट्स की जगह या तो नंबर्स होंगे या तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। और बेटा दे आर इनक्लोज्ड विद इन अ ब्रैकेट। और फिर हम उनको इनक्लोज कर लेंगे, बंद कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर। और मैट्रिसेस के केस में हम दो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, या तो ये वाला ब्रैकेट यूज कर लेते हैं या तो ये वाले ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जब भी आपको मिल जाएगा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये बात वाज़ेह तौर पे आप अपने जहन में बैठाइए कि बेटा मैट्रिक्स के केस में यूज होने वाले ब्रैकेट आपके पास दो है। या तो ये वाले ब्रैकेट जो कि आप यूज कर सकते हो, थ्रू आउट आपके कोर्स में यूज हो रहा है। इनको स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है। या तो बेटा हम ये वाले ब्रैकेट यूज कर लेते हैं जिन्हें पैरेंथेसिस कहा जाता है। पैरेंथेसिस, या इनको राउंड ब्रैकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राउंड ब्रैकेट कहा जाता है।
तो बेटा याद रख ले हमारे कोर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ यही ब्रैकेट्स होंगे, लेकिन बेटा अगर आप एक्सपोर्ट एडिशन के किताबें उठा के देख ले तो आपके पास वहाँ पे ये वाले ब्रैकेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो मर्जी आपकी है, आप ये यूज़ कर ले या ये यूज़ कर लें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख दे देता हूँ। देखिए बेटा, 1 2 3 4 ये मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। अगर चाहूँ तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 विद इन पैरेंथेसिस। ये मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है। इसी तरह बेटा मैं आपके सामने लिख सकता हूँ x+1 3 2 x -1। जरा गौर कर ले, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है। इसमें मेरे पास नंबर्स भी है, अगर आप देखें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी इन्वॉल्व है। तो मैट्रिक्स के अंदर याद रख ले बेटा हमारे पास नंबर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का नाम देते हैं। देखिए बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, वेराइटीज ऑफ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ। ये जितने भी है बेटा ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, मैट्रिसेस है। आप देख ले ये सारे के सारे जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ दे आर मैट्रिसेस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। तो बेटा मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर्स यूज हो रहे हैं, ये जो नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर यूज हो रहे हैं, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैट्रिक्स के अंदर यूज हो रहे हैं, इनको मैट्रिसेस की जुबान में एक खास नाम दिया जाता है। इनको मैट्रिसेस की जुबान में एक खास नाम दिया जाता है बेटा। अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूँ एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। एंट्रीज या इनको एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। ख्याल रख ले, एंट्रीज आर एलिमेंट्स। तो एंट्रीज का लफ्ज हम बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे, ख्याल रख ले बेटा। अगला डिफिनीशन में लिख रहा हूं, एंट्रीज आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। तो याद रख ले, द नंबर्स are the expressions present within the matrix are called entries or elements of given matrix ये बात आप अपने जहन में बिठाए कि बेटा मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स हमारे पास यूज होंगे या जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास यूज होंगे उनको हम एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। तो ज़्यादातर मैं एंट्रीज का लफ्ज़ यूज़ कर लूँगा, बहुत सारे किताबों में एलिमेंट्स का लफ्ज़ भी यूज़ होता है, लेकिन बेटा याद रख ले हमारे कोर्स कंटेंट में एंट्रीज का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो बेटा याद रख ले, हियर 1 2 3 एंड 4 are the entries of given matrix। तो बेटा याद रख ले, यहाँ पे ये जो 1 2 3 हमने 4 लिखा हुआ है ये उस मैट्रिक्स के एंट्रीज हैं, ये उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो बेटा ये एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है। और अगला जो इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा
मैट्रिक्स के अंदर बेटा एलिमेंट्स को अरेंज करने के दो वेज है, ये बात आप अपने जहन में बैठाए। मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करने के हमारे पास दो वेज है, ठीक है बेटा। नोट अपने जहन में बिठाई, ये छोटे छोटे बातें आप लोगों ने अपने जहन में बिठाना है। टू वेज आर देयर टू अरेंज entries within the matrix, within the matrix। मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज को अरेंज करने के दो वेज हैं। इसी तरह बेटा अगर आप सिंपली ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे अपने क्लासरूम के अंदर, तो आपके क्लासरूम के अंदर बच्चों को बैठाने के दो वेज हैं। कुछ बच्चों को सीधा बैठाया जाता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और कुछ बच्चों को एक दूसरे के आगे पीछे बैठाया जाता है वर्टिकल अरेंजमेंट। इसी तरफ आप स्कूल की असेंबली में जाएं तो स्कूल के असेंबली में भी बेटा आपके पास दो वेज है बच्चों को अरेंज करने के। आपने हॉरिजॉन्टली अरेंज किया होगा बच्चों को, और उसके बाद आपने बच्चों को वर्टिकली अरेंज किया होगा। तो बेटा याद रख ले, ये अरेंजमेंट हम अपने रूटीन लाइफ में इधर उधर देख रहे होते हैं। तो सेम वही अरेंजमेंट बेटा मैट्रिक्स के अंदर भी है, जो हम एंट्रीज को अरेंज कर लेते हैं। तो टू वेज है हमारे पास। एक हमारे पास बेटा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, यानी इस वे पे आप एंट्रीज को अरेंज कर लोगे तो इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। और दूसरा हमारे पास है बेटा वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट इस वे पे जब आप एंट्रीज को अरेंज कर लोगे तो बेटा इसको कहते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, गौर कर ले। 1 2 3 0 -1 7। अगर आप देखें तो बेटा हमारे पास 1 2 3 0 -1 7 ये हॉरिजॉन्टली अरेंज हुए हैं, ठीक है बेटा। देखें ये हमारे पास 1 2 3 एंड 0 -1 7 आर अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली। इनको हमने हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है। जबकि आप देखें बेटा जबकि आप थोड़ा सा तवज्जो दे तो आपके पास ये जो 1 और 0 है, लाइक 1 और 0 2 -1 3 7, इनको वर्टिकली अरेंज किया गया है। तो बेटा आपके पास 1 0 एंड 2 -1 and 3 7 are arranged vertically। इनको वर्टिकली अरेंज किया गया है। तो याद रख ले बेटा मैट्रिसेस के अंदर एंट्रीज को दो तरीकों से अरेंज किया जाता है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और दूसरा हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट है। जिन एंट्रीज को हमने इस वे पे अरेंज किया है दे आर द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और जिनको हमने इस वे पे अरेंज किया हुआ है दे आर द वर्टिकल अरेंजमेंट। तो बेटा वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से मिलके मैट्रिक्स के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, और वो है हमारे पास रोज ऑफ मैट्रिक्स एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके बाद बेटा मैं आपके सामने रोज ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन कर देता हूं।
तो अगला हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज रो ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो बेटा याद रख ले, मैंने बताया आप लोगों को हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और वर्टिकल अरेंजमेंट से मिलकर मैट्रिक्स के दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे पास बनते हैं। एक को रो ऑफ मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है, दूसरे को कॉलम ऑफ मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं भाई ये रो ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। रो ऑफ मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। द horizontally arranged elements, the horizontally arranged elements are entries. Elements are entries form row of a matrix. Row of a matrix. तो बेटा जिन एलिमेंट्स को हमने हॉरिजॉन्टली अरेंज की है उनसे मैट्रिक्स के रोज बनते हैं। जैसे आप देखें, जैसे आप गौर कर ले बेटा, यहां पे 1 2 -1 3। इस मैट्रिक्स के अंदर आप देखें तो दो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स है। एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मेरे पास ये है, ये मेरे पास एक रो आ गया। दूसरा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास दूसरा रो आ गया। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कुल मिला के कितने रोज हैं? दो रोज है, एक ये दूसरा ये। और बेटा याद रख ले, रो को सिंबॉलिकली हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना। रो को सिंबॉलिकली हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कैपिटल आर किस चीज को शो करता है? रो को शो कर लेता है। ये मेरे पास पहला रो है, तो इसके सबस्क्रिप्ट में हम 1 लिखते हैं। ये मेरे पास दूसरा रो है, तो इसके सबस्क्रिप्ट में हम 2 लिखते हैं। तो R1 का मतलब फर्स्ट रो, R2 का मतलब सेकेंड रो, R3 का मतलब क्या होगा? थर्ड रो, R4 का मतलब क्या होगा? फोर्थ रो। तो ये ख्याल रखना है, सिंबॉलिकली हम रोज को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो बेटा अगर पहला रो है तो सबस्क्रिप्ट में 1 लिखते हैं, दूसरा रो है तो सबस्क्रिप्ट में 2 लिखते हैं, अगर तीसरा रो हो तो सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो बेटा याद रख लो, जितने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स होंगे उतने रोज हमारे पास मौजूद होंगे। जैसे आप गौर कर ले, थोड़ा सा फोकस कर ले, तो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मेरे पास सिर्फ एक ही है, एक ही हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। आप देखें, एक ही हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, तो इसके अंदर मेरे पास एक ही रो है। इसी तरफ आप देखें बेटा, मेरे पास 1 2 3, यहाँ पे भी आप देखें तो सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल मेरे पास अरेंजमेंट है, मीन मेरे पास एक ही रो है। इसी तरफ बेटा देखें, यहाँ पे जरा गौर कर ले, 1 2 3 मेरे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितने हैं? 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं। तो इसका मतलब मेरे पास रोज कितने हैं? 3 है। तो बेटा सिंपल इतना कि याद रख ले, जितने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होंगे उतने ही हमारे पास रोज होंगे। इसी तरह बेटा मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। हम कॉलम ऑफ मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर लेते हैं, देखते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जिस तरफ आपने बताया कि यार ये जो हॉरिजॉन्टली अरेंज एंट्रीज है ये रोज बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो वर्टिकली अरेंज्ड होंगे दे फॉर्म कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा अगला डिफिनेशन हमारे पास आता है कॉलम ऑफ मैट्रिक्स।
कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा याद रख ले, द vertically arrange entries form column of matrix। तो जिन एंट्रीज को हम वर्टिकली अरेंज करते हैं उन एंट्रीज से मिलके मैट्रिक्स का कॉलम बन जाता है। जैसे बेटा देखिए, आपके पास 1 2 3 4 0 9। अब गौर कर लें, यहाँ पे 1 और 2 को हमने वर्टिकली अरेंज किया हुआ है, तो मेरे पास एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। 3 और 4 वर्टिकली अरेंज हुए हैं, ये दूसरा कॉलम है। सेकेंड कॉलम ये है, और 0 और 9 अगेन वर्टिकली अरेंज हुए हैं, तो बेटा ये मेरे पास तीसरा कॉलम है, ये मेरे पास तीसरा कॉलम है। और बेटा कॉलम को सिंबॉलिकली हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कॉलम के लिए हम कैपिटल सी यूज कर लेंगे, जिस तरफ रो के लिए हम कैपिटल आर यूज कर रहे थे, तो कॉलम के लिए कैपिटल सी यूज कर लेंगे। तो बेटा ये मेरे पास पहला कॉलम है, तो C1, तो C1 स्टैंड फॉर फर्स्ट कॉलम। अगर दूसरा कॉलम है तो C2, अगर तीसरा कॉलम है तो C3। तो बेटा याद रख ले, कॉलम्स को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, रोज को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी तरह बेटा देखे मेरे पास यहाँ पे जरा गौर कर ले, 1 2 3, अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही वर्टिकल अरेंजमेंट है। आप देखें एक ही वर्टिकल अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब एक ही कॉलम है। इसी तरफ बेटा आप देखिए यहाँ पे 1 2 3, मेरे पास वर्टिकल अरेंजमेंट कितने हैं, आप गौर कर ले। एक वर्टिकल अरेंजमेंट ये है, दूसरा वर्टिकल अरेंजमेंट ये है, तीसरा वर्टिकल अरेंजमेंट ये है, तो 3 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स। तो बेटा याद रख ले, जितने वर्टिकल अरेंजमेंट होंगे उतने कॉलम्स होंगे, जितने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स होंगे उतने रोज होंगे। तो ये बात आप अपने जहन में बिठाएं कि बेटा जितने वर्टिकल अरेंजमेंट है उतने कॉलम्स होंगे, और जितने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स होंगे उतने रोज हमारे पास मौजूद होंगे। तो रोज के लिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को काउंट करना है, और कॉलम्स के लिए वर्टिकल अरेंजमेंट को हमने काउंट करना है। तो बेटा हमने रोज ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ लिया, क्योंकि बेटा याद रख ले, रोज और कॉलम से मिलके मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑर्डर बन जाता है। तो याद रख ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर के बारे में। और बेटा याद रख ले, ऑर्डर का डिफिनीशन जिस बच्चे को क्लियर होगा, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ख्याल रखना है, हमारा अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये हमारा अगला टॉपिक है। तो जरा आप गौर से सुन ले, ऑर्डर किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने बताया ना बेटा, आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जिस बच्चे को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्लियर होगा तो वो पहला क्वेश्चन खुद कर सकता है। तो बेटा देखिए, ऑर्डर कहते हैं द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स present within the matrix, present within the matrix, within the matrix is called
ऑर्डर। तो बेटा सादा सा डेफिनेशन है, कोई लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं है। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एक मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज है, कितने कॉलम्स हैं, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो ख्याल रखना है, ऑर्डर के डेफिनेशन में रोज को पहले मेंशन करना है, कॉलम्स को बाद में मेंशन करना है। अगर किसी बच्चे ने कॉलम को पहले रो को बाद में मेंशन कर लिया तो ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रूल गलत हो जाएगा। तो बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर रोज को आपने पहले पोजीशन पे रखना है, कॉलम को आपने दूसरे पोजीशन पे रखना है। ये ख्याल रख ले, वैलिड डेफिनेशन। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, डिस्टर्ब नहीं करना। रोज को पहले क्यों रखा जाता है, कॉलम्स को बाद में क्यों रखा जाता है, बेटा ये जब हम अपने फर्स्ट ईयर का कोर्स शुरू कर लेंगे तो थोड़ा सा इसका जवाब मैंने बताया ना बेटा, फर्स्ट ईयर के क्लास के बच्चों के साथ मिलता है, तो उधर जाके हम बच्चों को समझा देते हैं कि भाई रोज को पहले और कॉलम्स को बाद में क्यों रखा जाता है। तो ये थोड़ा सा 9th क्लास के लेवल का नहीं है, तो ख्याल रख ले बेटा, आगे आगे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो बस आपने अपने जहन में बैठाना है कि रोज को पहले रखना है, कॉलम्स को बाद में रखना है। तो सादा अल्फाज में एक मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। और बेटा ऑर्डर के लिए एक और लफ्ज यूज होता है, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। तो कुछ किताबों में ऑर्डर के बजाय डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स का लफ्ज यूज हुआ है। तो कहीं आपके सामने डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स का लफ्ज भी आ जाता है तो परेशान नहीं होना है। तो बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको ऑर्डर कहते हैं या इसको डायमेंशन कहते हैं, बोथ आर सेम। या इसका बिल्कुल सादा सा डिफिनीशन मैं आपके सामने लिख दूं ऑर्डर का, तो बेटा याद रख लो, ऑर्डर कहते हैं R by C, R by C. R stand for number of rows and C stand for number of columns. तो बेटा R stand for number of rows और C stand for number of columns। तो बिल्कुल मुख्तसर सा डिफिनीशन ऑर्डर का, R by C। और बेटा याद रख ले, अक्सर व बेशतर आप इसको यू भी लिख सकते हो, R मल्टीप्लाई बाई C। तो R बाई C लिख दो या R मल्टीप्लाई बाई C लिख दो, बोथ आर सेम। क्योंकि बेटा आपको पता है ना, अमूमन मल्टीप्लाई को हम बाय 2/3, ठीक है बेटा याद रख ले। तो आप मल्टीप्लाई लिख दे या बाय लिख दे, बोथ आर सेम। तो भाई थोड़ा सा लिखने का स्टाइल मैंने बताया ना डिफरेंट है, चेंज है। तो यहाँ पे R मल्टीप्लाई बाई C या R बाई C, बोथ रिप्रेजेंट ऑर्डर। बस ख्याल क्या रखना है, रो पहले पोजीशन पे, कॉलम दूसरे पोजीशन पे। तो अब मैं आपके सामने वेराइटीज ऑफ एग्जांपल रख दे देता हूँ, आपने मुझे ऑर्डर भी बताना है कि भाई फलां मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ये रिहर्सल जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो बेटा समझे आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट। जैसे बेटा देखिए जरा गौर कर ले, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0। इसके अंदर कितने रोज है, इसके अंदर 2 रोज है। और कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2, या इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2/2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब इसके अंदर 2 रोज है, 2 कॉलम्स है। और ये ख्याल रखना है, अगर आप मल्टीप्लाई लिखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 नहीं लिखना है। क्योंकि बेटा अक्सर व बेशतर याद रख ले, अक्सर व बेशतर आप लोगों को थोड़ा सा
कंफ्यूज किया जाता है कि बेटा आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है, बाज़ बच्चे मल्टीप्लाई लगा लेते हैं ना, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका ऑर्डर, तो आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 है, इसका ऑर्डर 4 है, तो फिर वहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि भाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 भी होता है। तो बेटा याद रख ले, मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब ऑर्डर के बारे में पूछा है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो नंबर ऑफ एंट्रीज के बारे में आपको बता देगा। अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ना बेटा वो नंबर ऑफ एंट्रीज के बारे में आपको बताएगा। तो ऑर्डर के बारे में पूछा है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। हाँ, अगर एंट्रीज के बारे में पूछा है तो मल्टीप्लाई करना है। जैसे बेटा देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, इसके अंदर 4 एंट्रीज है। कितने एंट्रीज है? 4 एंट्रीज। तो ख्याल रखना है, ऑर्डर के बारे में पूछा है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, नंबर ऑफ एंट्रीज के बारे में पूछा है तो मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह बेटा मैं आपके सामने एक और मैट्रिक्स रख दे देता हूं, जैसे देखे ये 1 2 0 -1 3 2, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो बेटा इसमें देखे मेरे पास कितने रोज है? 2 रोज है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 2 बाई नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 2 बाई 3, या 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का मतलब इसके अंदर 2 रोज है, 3 कॉलम्स है। और इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितने होंगे? 6। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, नंबर ऑफ एंट्रीज 6 होंगे, ये ख्याल रखना है। इसी तरह बेटा देखिए एक और मैट्रिक्स आपके सामने लिख रहा हूँ 1 2 3, मेरे पास इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो बेटा एक ही रो है मेरे पास, रो एक ही है, और कॉलम्स कितने हैं? 3, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 1 बाई 3। इसी तरह बेटा देखें मेरे पास 1 7 3, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो बेटा इसमें रोज 1 2 3, 3 रोज है, और कॉलम्स मेरे पास सिर्फ एक ही है, तो बेटा इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है? 3 बाई 1। इसका ऑर्डर मेरे पास 3 बाई 1। इसी तरह बेटा देखें मेरे पास एक और एग्जांपल आपके सामने रख दे देता हूँ, ये इसका ऑर्डर क्या है? एक ही रो है, एक ही कॉलम है, 1 बाई 1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 1। और इसी तरह बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 2 -1 3 2 4 0 7 1, तो मेरे पास इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज है मेरे पास, 3 कॉलम्स है मेरे पास, तो इसका ऑर्डर 3 बाई 3। और ये बात आप अपने जहन में बैठाए बेटा, मैट्रिक्स के अंदर एक खास बात, मैट्रिक्स के अंदर एक खास बात, ये बात हमेशा अपने जहन में बैठाए कि एक रो में जितने एलिमेंट्स हैं, बाकी जो रोज है उन सब में उतने ही एलिमेंट्स होंगे। एक कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं, बाकी जितने भी कॉलम्स हैं उन सब में उतने ही एलिमेंट्स होनी चाहिए। ये आप अपने जहन में बैठाए बेटा कि मैट्रिक्स के अंदर ये रूल है कि आपके पास पर रो पर कॉलम में नंबर ऑफ एंट्रीज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये बात हमेशा हमेशा के लिए अपने जहन में बैठाए, ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ बेटा क्या ये मैट्रिक्स है, अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये मैट्रिक्स है, तो बेटा याद रख लो दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स। क्यों बेटा? नंबर ऑफ एंट्रीज पर रो सेम नहीं है, पर कॉलम सेम नहीं है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट बेटा आप अपने जहन में बैठाए, मैट्रिसेस के केस में पर रो पर कॉलम्स एंट्रीज की तादाद क्या होगी? सेम होगी। अगर सेम नहीं हुआ तो वो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है बेटा, ये छोटे छोटे बातें हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अपने अपने जहन में बैठाना है। इनसे मिलके आप लोगों के बेसिक क्या होंगे? कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि एक मैट्रिक्स के अंदर जितने रोज है, जितने कॉलम्स है,
उनसे मिलके मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है। और ऑर्डर का दूसरा नाम मैंने आपको बताया बेटा, डायमेंशन। तो आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहे या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स कहे, बात एक ही है। अगला टॉपिक बेटा हमारे पास है रूल फॉर नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स। रूल फॉर नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स। नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स। आपको पता है ना, नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप कहीं पे भी जाए, इंसानों के अंदर आ जाए, ये रूल इंसानों के अंदर आपको मिल जाएगा। नाम रखने के कुछ रूल्स है, कुछ कवायद है, ज़वाबित है। इसी तरह बेटा आप प्लांट्स के अंदर जाए, वहाँ पे भी नाम रखने के कुछ रूल्स है। आप बेटा एनिमल्स के अंदर जाए, वहाँ पे भी नाम रखने के कुछ रूल्स है। तो मैट्रिक्स के अंदर भी मैट्रिक्स को नाम देने के लिए एक रूल डिफाइन किया गया है। उस रूल के अंदर रह के हम मैट्रिसेस को नाम देते हैं। तो याद रख ले बेटा, यूजुअली we use capital letters for naming matrices। मैट्रिसेस को नाम देने के लिए बेटा हम कैपिटल लेटर्स यूज कर लेते हैं। लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एम, कैपिटल एन, कैपिटल पी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जी। ये बेटा याद रख ले, मैट्रिसेस को नाम देने के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे बेटा मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4, इसका नाम मैंने क्या रखा, कैपिटल है। इसी तरह बेटा मेरे पास एक और मैट्रिक्स है 1 2 -1, इसका नाम मैंने क्या रखा, कैपिटल बी। इसी तरह बेटा मेरे पास एक और मैट्रिक्स है, देखे x + 1, ये मेरे पास आ जाता है 2x - 1 3x, इसका नाम मैंने क्या रखा, कैपिटल एक्स। तो मैट्रिसेस को नाम देने के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर्स यूज कर लेंगे। ये एक रूल डिफाइन हुआ है कि जब भी आपने मैट्रिसेस को नाम देना है, आप कैपिटल लेटर्स यूज करके नाम दे सकते हो। और बेटा याद रख ले, स्मॉल लेटर्स हम यूज नहीं कर सकते। नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई ये कहे कि मैंने इस मैट्रिक्स का नाम स्मॉल ए रखा है, तो बेटा ये बिल्कुल एक गलत कंसेप्ट होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि बेटा थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ये रूल डिफाइन किया गया है, जब भी आपने मैट्रिसेस को नाम देना है, आप कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हो। स्मॉल लेटर्स हम इंट्रीज के तौर पे यूज कर सकते हैं, ये बात आप अपने जहन में बैठाए। स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड एज इंट्रीज। आप इंट्रीज के तौर पे स्मॉल लेटर्स को यूज कर सकते हो। जैसे बेटा ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, जिसमें इंट्रीज मैंने रखा ए बी सी डी। तो स्मॉल लेटर्स हम इंट्रीज के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन नेमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। तो बेटा ये बात आप अपने जहन में बैठाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास आ जाता है y - 1। इसी तरह बेटा देखे 3, और ये मेरे पास आ जाता है z + 1। तो स्मॉल लेटर्स हम इंट्रीज के तौर पे यूज कर सकते हैं, और कैपिटल लेटर्स हम नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये आप अपने जहन में बैठाए बेटा, एक रूल डिफाइन हुआ है मैट्रिसेस को नाम देने के लिए, और वो रूल ये है कि आप कैपिटल लेटर्स यूज कर लो। और रही बात स्मॉल लेटर्स की, तो बेटा मैंने आपको बताया स्मॉल लेटर्स हम यूज कर लेंगे इंट्रीज के तौर पे।
किसके तौर पे? एंट्रीज के तौर पे हम यूज कर लेंगे। अगला बेटा हमारा जो टॉपिक आ जाता है दैट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चंस बेटा इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 और आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा 2 मैट्रिसेस कब इक्वल हो सकते हैं? 2 मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा अगला हमारा टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स। तो बेटा याद रख ले 2 मैट्रिसेस कब इक्वल हो सकते हैं। तो मैंने बताया ना, ये अगर आप लोगों को क्लियर हुआ तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को यूज करके बेटा बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को यूज करके बना लेते हैं। तो ख्याल रखना है, इक्वल मैट्रिसेस का डिफिनीशन आप लोगों को आना चाहिए। तो बेटा याद रख ले टू मैट्रिसेस ए एंड बी। एक मैट्रिक्स का नाम मैंने ए रखा, दूसरा मैट्रिक्स का नाम मैंने क्या रखा? बी रखा। तो बेटा इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स। तो हम कैपिटल लेटर यूज करके नाम दे सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स का नाम मैंने कैपिटल ए रख लिया, जबकि दूसरे मैट्रिक्स का नाम मैंने कैपिटल बी रख दिया। तो टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेड टू बी इक्वल, आर said to be equal matrix if they have same order and having same corresponding entries and having same corresponding entries। तो ये 2 बातें आप अपने जहन में बिठाएं कि बेटा ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का और corresponding entries सेम होना चाहिए दोनों का। ये 2 बातें जब भी मैट्रिसेस के अंदर पाए जाएंगे तो दे आर कॉल्ड द इक्वल मैट्रिसेस। तो 2 बातें आ गई कि भाई जब भी 2 मैट्रिसेस इक्वल हो तो आपने सिर्फ 2 चीजों पे गौर करना है, अवल दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर ऑर्डर सेम है तो फिर आपने चेक करना है कि क्या दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है या नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में थोड़े से बच्चे परेशान हो जाते हैं, यार ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे बेटा मेरे पास देखें, ये एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है, एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है बिलफर्ज, यहाँ पे एक एंट्री है, यहाँ पे एक एंट्री है, यहाँ पे एक एंट्री है, यहाँ पे एक एंट्री मेरे पास मौजूद है। मैं फिलहाल एंट्रीज नहीं लिख रहा हूँ, वैसे कॉरस्पॉन्डिंग का लफ्ज आपको समझा रहा हूँ। ये मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है बी। देखें एक एंट्री यहाँ है, एक एंट्री यहाँ है, एक एंट्री यहाँ है और एक एंट्री यहाँ है। अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है, 2/2, और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। अब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या है? जो एंट्री यहाँ पे इस पोजीशन पे मौजूद है, सेम वही एंट्री यहाँ इस पोजीशन पे मौजूद होना चाहिए। अगर देखा जाए तो बेटा ये इसका पहला एंट्री है जो कि पहले रो और पहले कॉलम में मौजूद है। इस एंट्री को अगर आप देखें तो पहले रो में मौजूद है, पहले कॉलम में मौजूद है। तो इस एंट्री को आप देखें तो ये भी पहले रो में मौजूद है, पहले कॉलम में मौजूद है।
तो करस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब बेटा ये एंट्री और ये एंट्री एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसी तरह बेटा याद रख लो, यहाँ जो भी एंट्री लिखा हुआ है सेम वही एंट्री यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। यहाँ जो भी एंट्री लिखा हुआ है सेम उसी पोजीशन पे ये एंट्री यहाँ पे होना चाहिए। और बेटा यहाँ जो एंट्री मौजूद है सेम वो एंट्री यहाँ पे होना चाहिए। तो ये हो गए एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। आप इस मैट्रिक्स को उठा के इस मैट्रिक्स के ऊपर रखें, एक दूसरे के ऊपर रखें, जो एंट्री जिसके ऊपर आ जाएगा वो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है? कोरस्पॉन्डिंग एंट्री। अगर बिल्कुल मुख्तसर हम बात कर लें तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के बराबर, सेकंड एंट्री सेकंड के बराबर, थर्ड एंट्री थर्ड के बराबर, फोर्थ एंट्री फोर्थ के बराबर होना चाहिए। जैसे बेटा अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे मेरे पास 2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ 1 + 1, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या है? 2 है। 1 + 1 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है ना भाई। सिर्फ लिखने का स्टाइल क्या है? डिफरेंट है। इसको मैंने 2 लिखा, इसको मैंने 1 + 1 लिखा। इसी तरह बेटा याद रख ले, अगर यहाँ पे मेरे पास 0 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 0। जैसे 2 - 2, बताओ 2 - 2 क्या होता है? 0 होता है कि नहीं होता? होता है ना भाई। इसी तरह यहाँ पे अगर बेटा मेरे पास -1 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? -1 ही होना चाहिए। तो अब देखे बेटा, इन दोनों मैट्रिसेस को आप देखें, इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है? सेम है। तो ऑर्डर भी सेम, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। Then we say that matrix A and matrix B are equal. इसको लिखने का तरीका ये है, मैट्रिक्स A is equal to मैट्रिक्स B। ऑर्डर से और corresponding एंट्रीज है। इसका पहला एंट्री 1, इसका पहला एंट्री 2, तो इसका पहला एंट्री 2, इसका तीसरा एंट्री 0, तो इसका भी तीसरा एंट्री 0 ही है। इसका चौथा एंट्री -1 है तो इसका भी चौथा एंट्री -1 ही है। तो इक्वल मैट्रिक्स बेटा याद रख ले, दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा और जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगे? सेम। ये दो बातों पे फोकस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बहुत सारे मैट्रिसेस दिए गए हैं। आपने देखना है कि कौन कौन सा मैट्रिसेस इक्वल है, कौन कौन सा मैट्रिसेस इक्वल है, आपने देखना है, सेलेक्ट करना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वल मैट्रिक्स को यूज करके हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बेटा, मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूं, क्योंकि याद रख ले, मैट्रिसेस आपको दिए जाए और आपसे पूछे जाए कि भाई बताओ कौन कौन से इक्वल है, ये बड़ा इजी टास्क है, बड़ा इजी टास्क है। लेकिन इक्वल मैट्रिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा टास्क है कि इक्वल मैट्रिसेस को यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस चीज को हमने सीखना है, फोकस करना है। तो अब देखे बेटा, कुछ चीजें अगेन आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं, जरा गौर कर ले ताकि कोई चीज रह ना जाए। जैसे देखिए बेटा, मेरे पास एक मैट्रिक्स है सी, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 3, और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है डी 3 2। अब देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो बेटा इक्वल मैट्रिक्स क्या कहता था? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। भाई इसका ऑर्डर क्या है? 1/2। इसका ऑर्डर क्या है? 1/2। ऑर्डर तो दोनों का सेम है। दूसरी बात, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होना चाहिए? सेम। देखिए इसका पहला एंट्री मेरे पास क्या है? 2 है। पहला एंट्री इसका 2 है, जबकि इसका पहला एंट्री क्या है? 3 है। 2 और 3 बराबर नहीं है, 2 और 3 बराबर नहीं है।
तो corresponding entries इक्वल नहीं है, corresponding entries सेम नहीं है, लिहाजा मैट्रिक्स C इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स D। मैट्रिक्स C इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स D। ये ख्याल रखना है, ऑर्डर सेम है लेकिन corresponding entries सेम नहीं है। तो बेटा corresponding entries सेम, मैं आपको बता रहा हूँ corresponding फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के बराबर होना चाहिए। बस बच्चे कहते हैं ना ये सर इधर भी 2 और 3 है, इधर भी 3 और 2 ही है, तो ये सेम होना चाहिए। नहीं, एंट्री सेम नहीं होनी चाहिए, corresponding एंट्री सेम होनी चाहिए, ये बात आपने ध्यान में बैठाया। ठीक है बेटा, corresponding का लफ्ज हमने यूज कर लिया कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के बराबर, सेकंड एंट्री सेकंड के बराबर। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ख्याल रखना। तो बेटा याद रख ले, एक पॉइंट आप अपने जहन में बैठाए, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, वी यूज द concept of equal matrix in order to find values of unknown। इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट हम यूज कर लेते हैं, याद रख ले बेटा, जब हमने मैट्रिक्स के अंदर अननोन की वैल्यू फाइंड करना हो, तो ये कंसेप्ट हम बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बेटा मैं आपसे ये कहता हूं, if this matrix is equal to this one, find value of A B C and D। अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो तो बताओ A की वैल्यू क्या होना चाहिए, बताओ B की वैल्यू क्या होना चाहिए, C की वैल्यू क्या होना चाहिए, D की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो बेटा मैंने लिखा है ना, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यूज ऑफ अननोन। अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। तो बेटा देखे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और ये मैट्रिक्स बराबर है किसके, 1 -1 3 4 के। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमने ए की वैल्यू फाइंड करना है, बी की वैल्यू फाइंड करना है, सी की वैल्यू फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो बताओ इक्वल मैट्रिक्स क्या कहता है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। भाईजान दोनों का ऑर्डर सेम है, क्लियर है। और फिर दूसरी बात क्या था, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होना चाहिए, सेम। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होना चाहिए, यानी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के बराबर होना चाहिए, सेकंड एंट्री सेकंड के बराबर होना चाहिए, थर्ड एंट्री थर्ड के बराबर होना चाहिए, फोर्थ एंट्री फोर्थ के बराबर होना चाहिए। तो बताओ ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ ए इज 1, ए की वैल्यू 1 होना चाहिए। बताओ बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, -1। बताओ सी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3। तो बताओ डी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 4। तो ये देख लो, ये ए बी सी डी अननोन है, इनकी वैल्यू हमें पता नहीं था, लेकिन हमने इक्वल मैट्रिक्स के आइडिया को यूज कर लिया। हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, बी की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, सी की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, डी की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बेटा इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ हम लेके जाएंगे। जैसे क्वेश्चन तो ये हो गया, आपने कर लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि भाई इफ, देखो मेरे पास है x -1 3 2 और यहां पे y +2 इज इक्वल टू 1 3 2 एंड यहां पे मैं लिख दे देता हूं 5। फाइंड वैल्यू ऑफ x,
फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू भी फाइंड कर लो, y की वैल्यू भी फाइंड कर लो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया। तो बेटा देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि x माइनस 1 3 2 y+2, ये बराबर है किसके, 1 3 2 5 के, इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो आपने x की वैल्यू भी फाइंड करना है, आपने y की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो भाई देखिए, सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम है। अब करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो भाई जब देखें यहां पे आपके पास जो एंट्री है वो x माइनस 1 है, जबकि यहां पे आपके पास क्या है, 1 है। तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो ये और ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, रूल है। ऑर्डर तो सेम है भाई, ठीक है, क्लियर है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होना चाहिए। यहां x माइनस 1 है और यहां पे क्या है, 1 है। तो बेटा क्या होना चाहिए, x माइनस 1 को बराबर होना चाहिए किसके, 1 के। तो यहां से तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना भाई, ये -1 है, उधर जाके क्या होगा, +1। तो बेटा बताओ x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू 2। तो पहला टास्क क्या हो गया, कंप्लीट। आ जाओ बेटा दूसरे टास्क की तरफ। दूसरा एंट्री दूसरे एंट्री के बराबर होना चाहिए, यहां पे भी 3 लिखा हुआ, यहां पे भी 3 लिखा हुआ, भाई इट्स ओके, मामला बराबर है, बराबरी का है, कोई टेंशन नहीं है। तीसरा एंट्री यहां पे लिखा हुआ है 2, यहां पे लिखा हुआ है 2, भाईजान ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। आ जाओ भाई जरा इस पॉइंट पे आ जाओ, यहां क्या लिखा हुआ है, y+2, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, 5। तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो भाई देखो y+2 को बराबर होना चाहिए किसके, 5 के। तो यहां से जरा y की वैल्यू निकाल लो, ये +2 है, उधर जाके -2 होगा। तो बताओ y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो हमारा दूसरा टास्क भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जरा आप x की जगह यहाँ पे 2 पुट कर लो, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, देखो इधर भी 1 बन रहा है, इधर भी 1 बन रहा है। अब y की जगह यहाँ पे 3 पुट कर ले भाई, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5, देखो इधर भी 5 बन रहा है, इधर भी क्या बन रहा है, 5। तो ये तो इक्वल थे, लेकिन बेटा यहाँ पे हमने आपसे डिमांड कर लिया कि भाई बताओ अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बेटा हम डील करने के लिए इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ तक आज हम डिस्कस कर लेते हैं, तो इस पोजीशन पे लाके हम अपने टॉपिक को वाइंड अप कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 को डील कर लेंगे। तब तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।